हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पूरक पुस्तक भारत की खोज। पार्ट है 6 हमारा, जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 आज हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंतिम दौर 1। इसी नाम से दो चैप्टर हैं, अंतिम दौर 1 और अंतिम दौर 2। हमारा अभी चल रहा है अंतिम दौर 1, अर्थात आजादी के अंतिम पड़ाव में थे। जब हम आजादी की तरफ बिल्कुल थे, उस समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्या आ रही थी, अर्थात 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अच्छे शासन किया, लेकिन 19वीं सदी में भारतीय किस प्रकार से आजादी की जो एक मुहिम थी वो तेज कर दी थी। उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई थी, कौन कौन से हमारे सामने नेतृत्व करने के जो हमारे वीर पुरुष जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, वो कैसे उन्होंने भारत का सपोर्ट किया, कैसे भारत को आजादी दिलाई, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इससे पहले हमने एक पार्ट कवर कर लिया जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है, जिसमें पढ़ा राजा राम मोहन राय के बारे में। किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों की मदद से ही कुछ हमारी भारत में जो कमियां थी, जैसे सती प्रथा का अंत कराया, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने नीचे इसमें आपको लिंक शेयर कर दिया है। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर वहां से, या फिर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप उसमें आराम से देख सकते हैं चैप्टर को। और आज का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति। हम सबको पता है कि आजादी की प्रथम लड़ाई के रूप में हम जानते हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि अंग्रेजों को अगर याद होगा कि अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। 1757 में और 1764 में जब उन्होंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों ही युद्ध जीत लिए थे, तो एक तरीके से हुकूमत कायम कर ली थी कि वो पूरा का पूरा अपना वर्चस्व था भारत पर फैलाने लग गए थे, और अत्याचार भी बढ़ गया था उनका ज्यादा, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहे थे। उतना ज्यादा वो भारत पर अपने पैर नहीं पसार रहे थे, या फिर हमें गुलाम नहीं बना रहे थे। इसके बाद एक तरीके से वो हम पर उन्होंने औपनिवेशिक हमें बना लिया था, ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत। लगभग 100 साल हो गए ना, 1757 से 1757। तो ये जो आपका 100 वर्ष का पूरा समय, जिसे हम सेंचुरी कहते हैं, जिसे हम शताब्दी कहते हैं, जिसे हम सदी कहते हैं, ये वन वर्ड में भी हिंदी में आता है। ठीक है, बंगाल ने, क्योंकि बंगाल पे ही सबसे पहले सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने युद्ध किया था, बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था, क्योंकि बंगाल में इसके बाद बहुत ज्यादा भयंकर अकाल पड़ा था। जिस एक तो युद्ध में जनसंख्या मारी गई, दूसरा अकाल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अकाल से हुए नष्ट किसान आर्थिक बोझ के तले पिस रहे थे, और ऊपर से अंग्रेजों का जो अत्याचार था। तो दोनों ही तरीके से नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे ही प्रगति हो सकती है। कुछ नए बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे भी हमने कुछ राजा राम मोहन राय और इस तरीके के, ये उग्र नहीं थे, ये एक तरीके के क्रांतिकारी नहीं थे, पर ये समाज में सुधार चाहते थे। इनको लगता था कि शायद पश्चिम की तरफ जिस प्रकार से ये बाहर से पढ़ के आए थे, कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ हमारे समाज में भी कुछ चीजें सही नहीं थी। तो उनको लगता था कि शायद अंग्रेज जो है वो हमें, मतलब हमारी तरफ हमारा जो है विकास कर सकते हैं, और एक तरीके से भारत का उद्धार हो सकता है। इस तरीके से लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम के मद्रास तथा मुंबई में भी थी, क्योंकि मुंबई, मद्रास और बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। उत्तरी की बात करें, जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, ऊपर से मध्य वर्ग की बात करें, अगर जो मध्य भारत का जो मध्य पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं, विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनकी अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। आपको मंगल पांडे मूवी याद होगी, अगर आपने देखी होगी, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा। तो जो सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ, तो वही सैनिक विद्रोह जो 1857 की क्रांति बनी, कि मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई थी, और किस तरीके से सैनिकों के बीच में विद्रोह बढ़ा। और ये एक तरीके से जो सामंत थे, सामंत मतलब छोटे छोटे जमींदार जो थे, ठीक है, जिनके अपने जमीन पर उनका अपना शासन था, और वो एक तरीके से छोटे छोटे साम्राज्य के अपने खुद के मालिक थे, उनके बीच में ये विद्रोह पड़ा। जैसे आप नाना तांत्या टोपे, या फिर झांसी की रानी, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, ये सारी जगह, अगर आपको याद होगा 6 क्लास की झांसी की रानी कविता, तो आपको उसमें याद होगा कि किस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा बिठूर में, हुआ नागपुर भी घाघात, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। ये सब आपने पढ़ा होगा उस कविता में, कि किस तरीके से जगह जगह पर अंग्रेज जो थे उन पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। और इन्हीं जगह से यहाँ के जो सामंत सरदार थे उनके बीच में विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह एक तरीके से कड़ी से कड़ी जुड़ रहा था, और ऐसे करते करते बहुत जगह ये एक कह सकते हैं कि काफी अंग्रेजों को परेशान करने वाला था। एक जगह नहीं था, कई जगह। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, तो मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, भरतपुर, ग्वालियर, झांसी, बांदा, जबलपुर, कटक, मतलब रांची, ऐसे छोटे छोटे जगह पर बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ चुका था।
ठीक है, तो यही चीजें हम इसमें आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सामान्य जनता भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना से परेशान हो चुकी थी। अंग्रेज किस तरीके से हमें परेशान कर रहे, जबरदस्ती का लगान लगा रहे और लगान भी मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं वो। अब देखेंगे आगे। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना में बगावत, जो मैंने आपको बताया किसमें, भारतीय सेना में, जो चर्बी लगे कारतूस को मुंह से निकालना होता था, जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह के नेतृत्व किया था एक तरीके से सैनिकों का, और फिर उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बनाई गई थी, सैनिक के बीच में ही आपस में बहुत ही एक सीक्रेट तरीके से योजना बनाई गई थी। लेकिन कहते ना कि हमारी अपनी खुद की कमी की वजह से घर का वेदी लंका ढाए, वो वाली स्थिति हो गई कि हमारे अपने लोगों में से ही ये चीजें एक तरीके से क्या हुआ। लेकिन नियत समय से पहले जो हमने टाइम, हमारी जो योजना जो बनी थी, इस योजना से पहले विस्फोट हो गया, अर्थात योजना हमारी लीक हो गई। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते हैं पेपर लीक हो गए ये लोग, वैसी योजना लीक हो गई। और ये केवल सैनिकों, और करते तो हम में से ही कुछ लोग करते हैं ना। तो उस समय हमारे ही कुछ लोगों ने क्या किया, योजना पहले ही विस्फोट हो गई, पहले ही पता चल गई, इससे ये हमारा विद्रोह। अगर ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की असफल होने के कारण क्या थे, तो यही थे कि सबसे पहले तो योजना जो थी समय से पहले ही विस्फोट हो गया, यानी कि पहले ही खुलासा हो गया उसका, और जिससे अंग्रेज जो थे सतर्क हो गए। इसके बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का स्वरूप ले लिया। मतलब ये जो सैनिक विद्रोह था, ये इतनी तेजी से बढ़ा, जो अंग्रेजों के द्वारा जो हमारी जनता थी परास्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, वो जन आंदोलन बन गया, लोगों के द्वारा आंदोलन हो गया। यानी कि जगह जगह सामंत लोग जो थे, बाकी जो लोकल किसान जनता जो थी वो भी परेशान थी, उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, दिल्ली वगैरह की बात करें, जैसे संयुक्त प्रांत कहते हैं, आज उसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, मध्य भारत के कुछ भाग, यहाँ तक कि बिहार तक ही सीमित थे, ये पूरे भारत में नहीं था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, सारे पॉइंट नोट करते जाए। पहला पॉइंट क्या है, समय से पहले ही खुलासा हो गया। ठीक है, दूसरे अंग्रेज इससे सतर्क हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था कि इसमें पूरा भारत इन्वॉल्व नहीं था, कि कुछ ही हिस्से थे इसमें, खास तौर पर सामंत लोग थे, सैनिक लोग थे। ठीक है, जन आंदोलन, जो किसान वर्ग था वही था, हर जगह नहीं था, कुछ ही लोग थे, कुछ भागों बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंती विस्फोट था, एक तरीके से कह सकते हैं कि जगह जगह जो सामंत थे उन्हीं के बीच में, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार कर रहे थे। पहले सरदार थे ना जो लोग, वही थे, जैसे तांत्या टोपे, नाना साहब वगैरह, ये जो लोग थे उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैले विदेशी विद्रोह भावना, विदेशी कौन, अंग्रेज, भावना से बल मिल रहा था, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर किस प्रकार से हुकूमत कर रहे थे, उससे क्या था, इस जो भावना अभी पनपी थी राष्ट्रवाद की एक तरीके से, इसी को राष्ट्रवाद एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी आजादी का पहला बीज यहाँ से पड़ना शुरू हो गया था। हमें समझ में आने लगा था कि अंग्रेज विदेशी, इनको भगाना ही पड़ेगा देश से, तो ये पहला बीज था। अब बीज पड़ गया तो वृक्ष तो बनना ही था ना, तो बीज पड़ना भी जरूरी था। तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि भारतीयों के मन में अब भावना प्रबल होने लगी थी कि हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। इनके लिए मुगल राजवंश उस अवशेष की तरह दिख रहा अनिवार्य हो गया था, जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और असक्त हो चुका था। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, कॉपी में आप ध्यान से नोट करते जाइए कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर, जो कैसा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, दुर्बल हो चुका था। बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हो चुका है, वही चीज, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें भी कैद कर लिया था, बहादुर शाह जफर को, और इनको जाकर फिर बाद में जो काले पानी की सजा और इस तरीके से रंगून भेज दिया था, वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम जो भारतीय थे, क्योंकि मुगल तो भारतीय हो चुके थे ना, तो जितने भारतीय थे, अब एक आशा थी किसी तरीके से, हम बहादुर शाह जफर की तरफ देख रहे थे, अंतिम मुगल बादशाह, कि भाई अब यही एक आस है हमारी। हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो चुके थे, हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, यानी कि हम भारतीय थे दोनों ही, भले ही एक पर दो जातियां दो धर्म हो अलग, लेकिन है तो हम भारतीय। तो हम दोनों ने मिलकर, यानी हिंदू और मुस्लिम ने दोनों मिलकर विद्रोह की भावना तीव्र कर ली, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अर्थात विदेशियों के खिलाफ। हमारे लिए विदेशी कौन है, अंग्रेज। ठीक है, इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन का पूरा दबाव डाला गया, अंततः इस दमन भारतीय सहायता से ही किया गया। अब फिर से वही बात आ गई ना कि हमने क्या किया, जोर दिया कि किसी तरीके से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकें। अभी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारे ही अपने लोगों की वजह से सहायता मिली उनको, और अंग्रेज फिर हमारे ही जगह जगह जो भी सामंत थे, जो भी सरदार थे, जो जो विद्रोह कर रहे थे, उनको वो पकड़ पकड़ के मार रहे थे और बंदी बना ले रहे थे। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्र में आम जनता की सहानुभूति थी। जो सामंत सरदार थे, जैसे आप देखते हैं ना कि जो लोकल विधायक होते हैं, क्योंकि वहां की जनता उनसे परिचित होती है, उनका अटैचमेंट ज्यादा होता है, वैसे ही आम जनता का सामंतों के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, सिंपैथी थी। लेकिन वे अयोग्य, असंगठित और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता एक तरीके से इतने सालों तक लगातार विदेशियों को झेलती चली आ रही थी, ऊपर से अंग्रेजों ने 150-200 साल ऊपर शासन किया,
तो हमें एक तरीके से मजदूर बना दिया था। हमारे अंदर सारी योग्यताएं खत्म हो रही थी, अशिक्षित थे, संगठित नहीं थे, तो आम जनता सहानुभूति तो दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस, कोई रचनात्मक, कोई ऐसा सार्वजनिक हित नहीं था जिसके बल पर सब एक हो सकते थे। ये एक कारण रहा। तो एक हम लास्ट में जो भी आपको बता रहे थे कि अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया, पहले विस्फोट हो गया समय से पहले ही, ठीक है, और हमारे अपने लोगों ने सहायता की। ये सीमित रहा आंदोलन, और ये लास्ट अंतिम पॉइंट, जो जनता थी अयोग्य, असंगठित और कोई रचनात्मक सार्वजनिक हित भी नहीं था, कि एक एक उद्देश्य होना चाहिए। उस समय अपनी अपनी जमीन जो थी उसके लिए लोग, अगर एक पूरा जैसे 1947 में हुआ था कि भाई अब तो आजादी के लिए लड़ाई, पूरा भारत एक हो जाए, गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो किया था वो नहीं था उस समय उतना, लेकिन एक तरीके से आजादी की शुरुआत तो हो चुकी थी ना। इस विद्रोह के कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। अब छापामार नेता से आपको याद होगा, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 में अगर आपने नहीं देखे तो आप उन चैप्टर्स को भी देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। छापामार नेता में सबसे पहले हमने किसका नाम पढ़ा था? शिवाजी का। तो वही कि मराठाओं में तांत्या टोपे, ठीक है, ये भी छापा मार, यानी कि गोरिल्ला वॉर के लिए छुप कर वार करना, ठीक है, छिप कर वार करना। तो ये भी एक तरीके से अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी पहाड़ बनकर सामने आए, और इन्होंने अंग्रेजों को ढंग से परेशान किया। जगह जगह ये छापा मार, मतलब एक तरीके से अपने कुछ सैनिकों को लेकर जंगलों में, पहाड़ों पर छिप जाते और उन पर अटैक करते, परेशान कर दिया अंग्रेजों को। और आखिरकार जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके मराठा क्षेत्र में पहुंचे, चूंकि मराठा थे तो उनको लगा कि हमारे अपने लोग तो हमारी सहायता करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे अपने ही लोगों ने धोखा किया, और ये बात अंग्रेजों को पहले पता चल गई। इसके अलावा जिससे मतलब उनको पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, वो नाम है झांसी की रानी, जो कि अभी हमने आपको बताया 6th क्लास में हमने ऑलरेडी कविता पढ़ ली, झांसी की रानी, जहां पर हमने पूरी स्थिति को पढ़ लिया था शुरू से लेकर आखिरी तक, कि झांसी की रानी और अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारे ऊपर, जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया, झांसी की रानी ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, मुकाबला किया। इसीलिए खूब लड़ी मर्दानी बोला, यानी कि एक स्त्री को मर्दों की तरह युद्ध भूमि में लड़ते हुए पहली बार ही ऐसा हुआ था। अब देख रहे हैं आप किस तरीके से वो जो लड़ती थी युद्ध में जाकर, तो अच्छे अच्छे जो थे उनके सामने टिक नहीं पाते थे। कितने सारे अंग्रेजों को उन्होंने, जो उस समय आते थे, जनरल घायल होकर वॉकर भागा, याद है ना, वो कविता में था, वॉकर को, जनरल डायर को कैसे उन्होंने भगाया था, और भी कई सारे जो उस समय थे। जो 20 वर्ष, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप इस बुक को मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से नेहरू जी ने क्या है, संक्षिप्त वर्णन पूरे भारत के बारे में लिखा है। एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ से याद नहीं करनी है, एग्जैक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री वगैरह से, जबकि 23 वर्ष रानी की उम्र थी, यहाँ पर कितना लिखा, 20 वर्ष, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, तो ध्यान रखना, एक लमसम लिखा उन्होंने, ठीक है। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया था उसी ने उनके बारे में लिखा। जैसे आप देखेंगे वॉकर वगैरह ने, ठीक है, जो जनरल वॉकर था, ठीक है, उसने रानी का जब मुकाबला किया, वो घायल होकर भागा, रानी की तलवार से जब वो कट गया, ठीक है, जगह जगह घायल हो गया, उसने खुद लिखा है कि अगर भारतीय विद्रोही नेताओं में अगर सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुपरलेटेड डिग्री होगी, सबसे बहादुर कोई अगर है तो झांसी की रानी है। जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए उन्होंने देखा था, विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा भ्रष्ट इतिहास लिखा गया, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों का। और अंग्रेज क्या करते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था, जो वो दमन और विद्रोह भारत में कर रहे थे, वो सारी पुस्तकों को उठा के जब्त कर लेते थे, और उस इंसान को भी जेल में डाल देते थे। तो जो लिखा गया वो सही नहीं लिखा गया। कहने का मतलब है, अंग्रेजों के द्वारा जो हो रहा अत्याचार था वो जनता तक आ ही नहीं पा रहा था। अंग्रेज ऐसी पुस्तकों को क्या करते थे, जब्त कर लेते। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते जब उनको पता ही नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग थे। यह बात शायद ही किताबों के पृष्ठों पर छप तक पहुंच पाई हो, मतलब छप ही नहीं पाई है, या छप भी गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब्त कर लिया। वीर सावरकर का नाम हमने सुना होगा। वीर सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर इंडिपेंडेंस नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक को पूछा जा सकता है आपसे कि द हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ वॉर, ये जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस शीर्षक नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसके लेखक कौन है, वीर सावरकर। लेकिन उनकी पुस्तक अंग्रेजों ने क्या कर ली, जब्त कर ली, और अभी भी जब्त है। न जाने कितनी भारतीय पुस्तकों को अंग्रेज यहाँ से जब्त करके ले गए, चोर कहीं के, है ना, हम ये बोल सकते हैं इनको। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया था। सरकार ने अपने प्रशासन और पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ से, जब उन्होंने देखा 1857 की क्रांति में विद्रोह बहुत ज्यादा हो गया था, अंग्रेजों के एक तरीके से पैर हिल गए थे, उन्हें लग रहा था कि हमें भागना पड़ेगा। लेकिन फिर से हमारे कुछ लोगों की कमी की वजह से, जैसे आपने कविता में देखा होगा, रानी की झांसी जब ग्वालियर पहुंच गई थी, तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, वहां पर भी आपने देखा होगा, तो कहीं न कहीं हमारे ही कुछ लोगों की कमियों की वजह से हमारा ये विद्रोह जो था असफल हो गया। अदरवाइज अंग्रेज उस समय हमारे देश से भाग गए होते।
तो उस समय क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत छीन ली और डायरेक्ट भारत में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हो रही थी। ठीक है, ये हमारा जो है, हमने कुछ ही टॉपिक इसमें अभी आज कवर किया है, और ऐसे ही जो टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक में कवर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी हिस्ट्री की है, हिंदी में बुक पढ़नी पड़ती है, थोड़ी सी टफ लगती है, छोटे छोटे पार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो आप मेरे साथ इस तरीके से बने रहें, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इसके कठिन शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर मैंने सब कुछ आपके लिए इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें, मेरे साथ पढ़ते रहें। मैं आपको ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी बुक को याद करा दूंगी, और ये सिर्फ आपके 8th क्लास तक ही नहीं रहेगी, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि मैम मुझे पढ़ाया हुआ आपका कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। थैंक यू।